So first of all, let me discuss a leftover portion of chemical bonding. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है और फिर स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस के ऊपर जाते हैं। देखो बेटा, लेट मी डिस्कस फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज, देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज की यहाँ पर बात करें, आपकी बुक्स, कई बुक्स में इसकी डेफिनेशन गलत है। मैक्सिमम बुक्स में 90% बुक्स में इसकी डेफिनेशन गलत सतह निकाल। देखो बेटा, पहले समझो फॉर्मल चार्ज क्या होता है ताकि आपको मैं बता सकूं कहां बुक्स गलत करती है। ठीक, देखो बेटे, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सल्फेट, एक आयन है सल्फेट है ना बेटा। अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है। ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है हम बोल देते हैं ऑक्सीजन के ऊपर है। पर क्या इस 2 नेगेटिव चार्ज में बाकी सब की कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली जितने भी एटम होते हैं इन सबके चार्जेस का सम ही तो टोटल चार्ज होता है। तो इस पूरे चार्ज के अंदर, इस 2 नेगेटिव चार्ज के अंदर सल्फर की या ऑक्सीजन की या सभी की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या सारे ऑक्सीजन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? जैसे मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक, तो 1 नेगेटिव लगाना है। पर क्या कितने ऑक्सीजन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें सल्फर कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये सब फॉर्मल चार्जेस होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इन द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको एक्चुअली फॉर्मल चार्ज समझा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि जब भी एक मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज आता है, वो जितने भी उसके अंदर एटम है उन सब के चार्जेस की कोलैबोरेशन तो है ना, उन सब चार्जेस को मिला के तो टोटल चार्ज आ रहा है। तो हर एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, और उस कंट्रीब्यूशन को फॉर्मल चार्ज में बताया। यानी मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होगा। आप बोलोगे इट इज चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल। एक इंटैक्ट मॉलिक्यूल है, जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है, तो चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल, उसको अपन क्या बोल देते हैं? फॉर्मल चार्ज। जबकि आपकी बुक में जनरली ये लिखा रहता है इट इज चार्ज ऑन एन एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। दैट इज नॉट फॉर्मल चार्ज, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। माइंड इट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज समझते नहीं है अलग है। ठीक, लेकिन फॉर्मल चार्ज एक अलग चीज है और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मान लो मैं इसमें सल्फर से सारे एटम निकाल दूं, फिर जो टोटल चार्ज सल्फर पे बच जाएगा वो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल्स में से एटम को निकालता नहीं हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि मॉलिक्यूल अभी भी एज इट इज है, ठीक, फिर सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है, वो उसका फॉर्मल चार्ज है। मेरी बात समझे? तो आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, आपके बुक्स में गलत डेफिनेशन दी होती है। इट इज चार्ज ऑन एन एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने बोलना है कि फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब दिमाग में पहला प्रश्न हमारे पास ये आना चाहिए कि हमें फॉर्मल चार्ज की जरूरत क्या है? जब हमारे पास वैलेंसी थी, जब हमारे पास वैलेंसी थी, जब हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, सारी वैलेंसी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल गई, तो फॉर्मल चार्ज की जरूरत क्या पड़ी? देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज की जरूरत क्या पड़ी? आज मैं आपको बोलता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। मैंने कई बार बोला ना कि आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के औकात हम नहीं मानते चलते। क्यों नहीं मानते चलते? क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने खत्म कर दिया? हमने ऑक्टेट रूल को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? ठीक, उसका रीजन ही क्या था? फॉर्मल चार्ज। एक्चुअली फॉर्मल चार्जेस आर डिस्कवर्ड टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा स्ट्रक्चर सही है। और 99.9% टीचर ना लुईस स्ट्रक्चर बना के उसके फॉर्मल चार्ज निकाल बुक्स में सब क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि किस वजह से निकाला गया फॉर्मल चार्ज। तो बस वो लुईस स्ट्रक्चर बनाया, उसी का फॉर्मल चार्ज निकाला। अरे वो थोड़ी होता है। फॉर्मल चार्ज तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई, जैसे मान लो सल्फेट की बात कर रहे थे, अब सल्फेट के मैं 2 तरह के स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ध्यान देना है सारे बच्चे।
सल्फेट का लिखना कम, समझना ज्यादा। सल्फेट का एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते थे कि हमारे पास सल्फर है, सल्फर के साथ एक O नेगेटिव है, एक O नेगेटिव है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट कितने के लिए करने के लिए कितने चाहिए इसको? 2। 6 और 2 8। तो इसने इन दो ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। कर लिया ना बेटा? अब इसके 8 हो गए कि नहीं हो गए? अब इसके 8 हो गए। अब जो दूसरे ऑक्सीजन और इसका लगे हैं, दैट मस्ट बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, इजंट इट? दैट मस्ट बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? तो उसका ऑक्टेट कभी वॉयलेट नहीं होता। ठीक? तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता था, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता था ना जो आज हम बनाते। हम बोलते हैं कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 6 है तो 2 एक ऑक्सीजन से शेयर करता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि आज हमारे लिए ऑक्टेट रूल वॉयलेट हो गया। आज हमारे लिए ऑक्टेट रूल कोई मायने नहीं रखता है। ठीक? तो ये स्ट्रक्चर सही है या ये स्ट्रक्चर सही है? क्यों हमने इसी स्ट्रक्चर को माना? क्यों नहीं हम ऑक्टेट रूल को मानते चले गए कि हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहता? ये बेटर नहीं था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता और ऑक्टेट वॉयलेट ना होता? हम ऑक्टेट वॉयलेट भी कर रहे हैं, कोई रीजन तो होगा उसका, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक तो होगा उसका। वही लॉजिक है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या है? ये जो टोटल 2 नेगेटिव आया, इस 2 नेगेटिव में इन सभी एटम्स की अपनी अपनी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे इस क्लास में क्या किया, एक ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे किए। अभी पैसे इकट्ठे किए, सबने कुछ कुछ पैसे दिए, टोटल क्लास का मान लो अमाउंट बन गया 2000 रुपीज। अब उसमें सभी की थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप है ना भाई? वो कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है? ठीक? वो क्या है? हर एक चीज, हर एक बच्चे का फॉर्मल चार्ज है। उसी तरह से टोटल चार्ज तो 2 नेगेटिव है, इस 2 नेगेटिव पे जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी एटम लगे, उसकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो उसके फॉर्मल चार्ज। यानी चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल। अब ये निकालते कैसे? ठीक? और इन दोनों में से यही स्ट्रक्चर बेटर क्यों? हमने ये क्यों खत्म कर दिया? इसी को तो बताने के लिए फॉर्मल चार्ज डिस्कवर हुआ कि विच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर आउट ऑफ दीज टू। और लोग क्या करेंगे? इसी को बना के फिर इसी के फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखा देंगे। अगर आप ये बनाने की कोशिश करोगे, कांटा लगा देंगे, उनको पता भी नहीं फॉर्मल चार्ज आया है क्यों। सो फॉर्मल चार्ज आया ही इसलिए था इन दो स्ट्रक्चर को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे पास थे जहां पे हमारे को स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशंस आती थी कि कौन सा स्ट्रक्चर में, तो हमने उसका एक वे आउट निकाला, फॉर्मल चार्ज। ठीक? अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें? देखो बेटा, चार्ज तो चार्ज ही होता है। चार्ज कैसे आता है? किसी भी एटम पे चार्ज कैसे आता है? कोई बता सकता है मेरे को किसी भी एटम पे चार्ज क्यों आता है? बेटे उससे चार्ज क्यों आता है? चार्ज तो तब आता है अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे, है ना बेटा? अगर कोई चीज अपने जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन थे उसमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही चार्ज होता है। तो चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए या दे दिए जाए। ठीक है बेटा? तो अब हमने यहां पे भी वैसी चार्ज निकालना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं? हम जो वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री स्टेट में, जैसे ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में कितने होते हैं? 6। वो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब मान लो हम बॉन्डेड स्टेट में उसके आसपास देखें, अगर बॉन्डेड स्टेट में उसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? -1। और अगर मान लो बॉन्डेड कंडीशन में उसके आसपास 6 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? मतलब एक दे दिया, इसका मतलब उसका 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। यही होगा ना? यानी फॉर्मल चार्ज जब हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। किसी भी एटम पे फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट यानी जब वो बॉन्डेड नहीं था, नेचुरल स्टेट थी, उस समय उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड इन बॉन्डेड स्टेट। इन बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट में
उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन असाइंड है। ठीक है जी। अब इन दोनों का फर्क हमें बता देगा कितना फॉर्मल चार्ज है। देखो बेटा, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये तो पता चल जाता है बाय वैलेंसी, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड इन द बॉन्डेड स्टेट? एक बात समझो, ये ऑक्सीजन मैंने ले लिया है ना, इस ऑक्सीजन में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। वो 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी जब ये बॉन्ड बन चुका है, जब ये बॉन्डेड कंडीशन में है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितने हैं देखा जाए। देखो बेटा, ये तो इसके पास है ही है, ये तो इसी के है, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो इसके है ही। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ये तो था ही माइनस। अब बॉन्डेड स्टेट में कैसे निकाले? बॉन्डेड स्टेट में ऐसे निकाले, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके है ही है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो तो इसके पास है ही है, पर जो शेयर्ड है उसमें से हम आधे इसके मानेंगे भाई। शेयर्ड का मतलब तो ये होगा आधे इसके, तो जितने शेयर्ड होंगे उसके आधे इसके और आधे इसके, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उसके आधे ले लेंगे। जो नॉन बॉन्डेड है वो तो है ही है, पर शेयर में से कितने लेंगे? आधे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे बॉन्डेड स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्डेड स्टेट में, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फॉर्मल चार्ज होगा। जैसे बेटे, अब मैं तुम्हें इनके फॉर्मल चार्जेस निकाल के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। ठीक, सीधे फॉर्मूला लिखने से कुछ नहीं होता, रट्टा मारने से तो वैसे ही कुछ नहीं होता है। ठीक, ध्यान देंगे प्लीज। मान लो पहले मैं ये मॉलिक्यूल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल, इसमें 3 तरह के एटम है, इसमें 3 तरह के एटम है। एक है सल्फर, एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक है O नेगेटिव। हमने तीनों के फॉर्मल चार्जेस निकाले, तीनों पे क्या निकालने हैं? फॉर्मल चार्ज। तो चलिए पहले हम सल्फर पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। अब सल्फर के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 6 माइनस। अभी हम सल्फर की बात करें। अब क्या इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कोई इस समय? आर देयर एनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स? देयर इज नो, कोई भी नॉन बॉन्डेड नहीं है। नॉन बॉन्डेड नहीं है तो 0 प्लस हाफ ऑफ जितने सल्फर ने शेयर किए उसके आधे लेने हमारे। ठीक, सल्फर ने शेयर कितने किए हैं? 1 2 3 4 है ना जी, 5 6 7 8, ये शेयर ही किए ना इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने शेयर किए इसने? 8। तो हाफ इंटू 8, तो कितना आया बेटा? 6 माइनस 4, इसके ऊपर चार्ज कितना आया? तो यहां पे सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया? +2। सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया? +2। अभी ध्यान से सुनते जाना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एटम लेते हैं। दूसरा एटम हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ले लिया हमने। क्या ले लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम इस पे फॉर्मल चार्ज देखना चाहते हैं। बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो ठीक है, हमने 6 ले लिए माइनस। अब इस ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हमारे पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6, इसने अपने तो शेयर किए ही नहीं थे, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलाया था ना सल्फर के साथ, तो क्या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे? तो अपने 6 के 6 तो इसके नॉन बॉन्डेड रह गए, तो वो 6 नॉन बॉन्डेड। और जो आपके बॉन्डेड है, बॉन्डेड में कितने शेयर किए इसने? 2। किसके किए? सल्फर के पर शेयर तो किए ना। कितने शेयर किए हैं? 2। उसके कितने लेने हैं? आधे। तो हाफ ऑफ
2, बोलो क्लियर। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या बना 6 - 7 -1। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया -1। बोलो क्लियर और नॉट। अब तीसरी चीज हमारे पास आ गई क्या, O नेगेटिव। तीसरी चीज क्या आ गई, O नेगेटिव। तीसरी तरह की चीज क्या थी, O नेगेटिव थी। बेटा ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। ये नहीं कि नेगेटिव है तो 7, वो तो ठीक है, नेगेटिव बनने के बाद 7 हो तो तब तो हमने इलेक्ट्रॉन ले ही लिया था ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए थे, एक इसने शेड में लगा दिया, बाकी इसके पास 1 2 3 4 5 6 ये रह जाएंगे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन। पर जब ये चार्ज नहीं था तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। तो फ्री स्टेट में 6 माइनस। अभी बोलो इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, नॉन बॉन्डेड 1 2 3 4 5 6 कितने 6 प्लस शेयर्ड कितने हैं इसके बेटा 1 2, शेयर्ड कितने हैं 2, और शेयर्ड में से कितना लेना है हाफ। तो हाफ ऑफ 2 क्या आया बेटा यहां पर 6 - 7, क्या -1 आया कि नहीं। तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज रहेगा -1। तो आप क्या देखते हो कि सल्फेट अगर ऐसे बनाया जाए उसमें सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या आता है +2, इस ऑक्सीजन का क्या आता है -1, इस ऑक्सीजन का क्या आता है -1, इस ऑक्सीजन का क्या आता है -1, इस ऑक्सीजन का क्या आता है -1। इन सारे चार्जेस का सम करो, क्या -2 आता है, आता है कि नहीं बेटा। +2 -1 -1 -1 -1 -2 आया कि नहीं। तो टोटल चार्ज तो वही रहा कि नहीं। तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही कि सल्फर की इस चार्ज में कंट्रीब्यूशन कितनी है +2, और 4 ऑक्सीजन जो उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है -1। बोलो क्लियर। पर अब हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं जिसको यहाँ फॉर्मल चार्ज निकालने में थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ा यहाँ समझ लो, बहुत इजीली आ जाए, इजी टॉपिक है। ठीक, देखो बच्चे पहले इधर भी सल्फर में निकालते हैं, ठीक। अब सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे, ठीक। माइनस, क्या इसमें कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, देयर आर नो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0 प्लस हाफ ऑफ शेयर। शेयर किसने कितने किए इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने शेयर हो गए 12 शेयर हो गए। अगर यहाँ पे 12 शेयर हो गए हमारे पास तो हाफ ऑफ 12, तो 6 - 6 कितना आया 0। तो यहां सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना आया बेटा जी 0 आया कि नहीं आया, क्लियर। अब आ जाओ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दूसरा क्या है हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बेटा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे देखने जा रहे हैं। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 माइनस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 1 2 3 4, ओनली 4 प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड वंस। शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 इंटू 4। तो क्या आया बेटा 6 - 6 क्या आया। तो इस ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज क्या आया 0। तो डबल बॉन्डेड पे फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है 0। तीसरी बात क्या है हमारे पास O नेगेटिव पे फॉर्मल चार्ज ऑन O नेगेटिव। जब O नेगेटिव पे देखोगे वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे 6 माइनस। अब बॉन्डेड स्टेट में आ जाओ, बॉन्डेड स्टेट में इसमें आसपास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या कोई, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये है ना। तो 6 नॉन बॉन्डेड है कि नहीं 6 नॉन बॉन्डेड प्लस हाफ ऑफ शेड कितने हैं इसके 1 और 2, तो इनटू क्या आ गया 2। तो यहां से कैंसिल हो गया, क्या बना 6 - 7, क्या आया आंसर। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आया -1, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आया -1। तो हमने हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाला कि नहीं निकाला,
ठीक, अब जो लोग बोलते हैं एटम को अलग अलग करो फिर फॉर्मल चार्ज निकालो, उससे तो सल्फर पे +6 आ जाएगा यार, है ना, वो गधों वाली बात। हमने इंटैक्ट जुड़े हुए मॉलिक्यूल के अंदर ही चार्जेस निकाले, ठीक है जी, उनको फॉर्मल चार्ज। अब मैंने बोला कि स्ट्रक्चर की इल्यूसिडेशन के लिए होता है, इन दोनों से बेटर स्ट्रक्चर कौन है? देखो बेटे, जिसके फॉर्मल चार्जेस नियरेस्ट टू 0 रहेंगे, यानी जहां पे चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, बेटा वो तो वैसे अनस्टेबल वाली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना भाई? पॉजिटिव नेगेटिव तो लैला मजनू है। अब एक चीज में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या पॉसिबल है? ऑब्वियसली यहां पे चार्ज सेपरेशन जहां होगी ना, चार्ज सेपरेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होना, जहां पे चार्ज सेपरेशन होगी वो मॉलिक्यूल अच्छा नहीं होगा। जितने फॉर्मल चार्जेस नियरर टू 0 आएंगे उतना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें बोलो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया और इसलिए हमने इसको काट दिया, क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्जेस में चार्ज सेपरेशन आ रही थी विच इज मेकिंग इट लेस स्टेबल। तो इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर होगा तो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा, डबल बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात भूल डाली, हमने बोला नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? I should give you one more example to understand more brightly. इसको अच्छे समझने के लिए पहले बोलो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? Yes, sir. मान लो we take ओजोन, ठीक, अब एक नई चीज भी यहाँ पे सिखानी है। We take ओजोन। अब ओजोन जो है इसके मेरे पास ना 3 तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक, लोगों ने इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाए। बोला ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। बोला एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो। अब ऑक्टेट से ज्यादा नहीं है ना भाई, बोलो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तो किसी दूसरे भाई ने मेरे को बोला कि ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा है जी कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक, एक स्ट्रक्चर ये दे दिया हमारे को, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ने शो किया हमारे को। और तीसरा एक आदमी ने बोला यार स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लो बोला इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इससे इनके ऑक्टेट भी मेंटेन रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? इनके ऑक्टेट भी मेंटेन रहते हैं, ठीक। तो ये 3 स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब मुझे बताना है इनमें से बेटर स्ट्रक्चर ओजोन का कौन सा होगा, क्यों होगा। तो हम पहले फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे। यहां पे हमारे पास इस सेंट्रल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, सेंट्रल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, सेंट्रल ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने बचे? 2, ये 2 नॉन बॉन्डेड है कि नहीं, प्लस शेड कितने बचे बच्चों? शेड हो गए 1 2 3 4 5 6, उनके आधे लेने हैं, तो हाफ इंटू 6, तो क्या आया प्यारे बच्चों? 6 माइनस कितना आया हमारे पास? 5, है ना, 6 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी +1। तो बेटा इस वाली ऑक्सीजन पे हमने कौन सा चार्ज लगा दिया? +1 लगा दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? yes, कोई डाउट है? ओके। इसी तरह से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे निकालते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक, वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने होंगे डबल बॉन्ड में? 1 2 3 4 5 6, यही होने चाहिए भाई, ये नहीं है कुछ भी, है ना, ये मत सोच लेना कुछ भी, ठीक, वर्गमूल ने नेगेटिव लगाया था, ठीक। तो हमारे पास ये है। अब इसमें नॉन बॉन्डेड कितने? 4, ठीक, प्लस हाफ ऑफ शेड कितने? 4,
तो क्या आया बेटा हमारे पास 6 - 6 इज 0। सो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आया 0 आया। बोलो क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? अब इधर आ जाओ। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन रिलेशन में कितने 6 माइनस अभी बोलो 1 2 3 4 5 6 तो 6 प्लस हाफ इनटू कितने 2 ठीक है जी जिससे हमारे पास क्या बन गया 6 - 7 कितना आया सो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 तो हमने निकाल दिए बेटा इसके फॉर्मल चार्जेस। आर यू क्लियर? अब हम इस मॉलिक्यूल पे निकालेंगे। अब आप कोशिश करना कि आप खुद निकाल सकें ठीक फिर भी मैं आपके साथ निकालने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे इस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ही रह जाएंगे ना एक पॉजिटिव है भाई और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी क्योंकि एक नेगेटिव है और यहाँ पे 1 2 3 4 बोलो बच्चे अब हमें पहले सेंट्रल ऑक्सीजन पे निकालना सेंट्रल ऑक्सीजन पे निकालना। अब बेटा सेंट्रल ऑक्सीजन पे हमारे पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस क्या कोई नॉन बॉन्डेड है 2 प्लस हाफ ऑफ हाउ मेनी शेयर are they 6 1 2 3 4 5 6 into 6 so this is 6 minus 5 plus 1 तो बेटे इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकाला +1 गॉट इट। अब आ जाओ अब हम निकालेंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में 6 माइनस नॉन बॉन्डेड 4 प्लस हाफ ऑफ 4 क्लियर यानी 6 माइनस 6 यानी 0 तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 गॉट इट और नॉट। अब इस पे आ जाओ यानी कि O नेगेटिव पर अगला है O नेगेटिव पे देखेंगे 6 माइनस अनशेयर कितने हैं 6 प्लस हाफ ऑफ शेयर कितने हैं 2 एक तो हमारे पास यहां से कट गया 6 - 7 क्या आया -1 तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया -1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ओके अब इधर आ गया ठीक इधर देखते हैं फॉर्मल चार्ज सारे एक जैसे हैं एक पे निकाल लेंगे सब पे आ जाएगा सभी एक से है ना तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यही तो है ना हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक ऑप्शन पे निकाला वैलेंस शेल में बोलो इलेक्ट्रॉन कितने 6 माइनस हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड 4 प्लस हाफ ऑफ 4 1 2 3 4 तो 6 - 6 कितना हो गया तो इस पे भी 0 इस पे भी 0 इस पे भी 0 क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो फॉर्मल चार्ज निकालने आए पहले बताओ अब कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं क्लियर है बेटे इसके ऊपर लगे हुए नेगेटिव या पॉजिटिव का इस पे कोई लेना देना नहीं है फ्री स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन वो देते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव के बिना वाले ठीक बॉन्डेड स्टेट में हम ऐसे देखते हैं। पहले बोलो हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं इसमें फ्रैक्शनल आ गया आने दे तो क्या प्रॉब्लम ऐसे कभी आता ही नहीं ठीक पर अगर आपने तो फिर वो कैसे तो वैसे कभी आता है ठीक। अब देखो भाई ये क्लियर हो गया फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। अब हम इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हमने क्यों निकाला फॉर्मल चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को देखने के लिए। अब अकॉर्डिंगली हमने बोला जिसके फॉर्मल चार्जेस आर नियरेस्ट टू 0 दे मस्ट बी मोस्ट स्टेबल तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे स्टेबल ये होना चाहिए था। पर बेटे एक ने तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड करवाया था मैंने बोला 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है मैंने बोला 5 मेंबर रिंग स्टेबल होता है मैंने कहा 3 मेंबर 4 मेंबर स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे भले ही फॉर्मल चार्जेस 0 है पर अकेला फॉर्मल चार्ज ही स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को नहीं बताता बच्चे। तो यहाँ पे क्या है एंगल का स्ट्रेन होता है क्या होता है एंगल स्ट्रेन इट इज नॉट स्टेबल क्योंकि 3 कार्बन के
जो 3 एटम के रिंग स्टेबल नहीं होते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल की स्ट्रेन की वजह से ऐसा हुआ करता है। इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को नहीं मानेंगे भले ही इसके फॉर्मल चार्जेस 0 थे। अब इन दोनों के फॉर्मल चार्जेस बराबर आ गए। अगर तो जिनके फॉर्मल चार्ज मान लो यहाँ पे 0 0 आ रहे होते और यहाँ पे ये आ रहा होता है, एक में माइनस एक में प्लस, तो ऑब्वियसली हम इसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं। जिसके फॉर्मल चार्जेस नियरेस्ट टू 0 होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ एक स्पेशल केस क्या था कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ड्यू टू स्टीरिक रीजंस नहीं थी। स्टीरिक रीजन होता है जो आपके पास ये एंगल स्ट्रेन वगैरह वगैरह है, उनकी वजह से नहीं थी। ठीक, अब इन दोनों में दोनों के फॉर्मल चार्जेस सेम, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है? फिर बोलते हैं ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इट परमिट्स रिजोनेंस। इसमें रिजोनेंस हो सकती है, उसमें रिजोनेंस नहीं होती। रिजोनेंस की जो कंडीशन है ना वो आगे पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक में, तो बताऊंगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज है, तो इट परमिट्स रिजोनेंस, इट परमिट्स रिजोनेंस एंड रिजोनेंस मेक्स अ थिंग मोर स्टेबल, रिजोनेंस मेक्स अ थिंग मोर स्टेबल। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को नहीं लिखते, हम ओजोन के इसी स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन सल्फेट में तो इट वाज वेरी वेरी क्लियर ना, क्योंकि सल्फेट में इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर में चार्जेस की क्या थी, सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट स्टेबल। क्लियर हो गया कि नहीं? बेटे समझ में आ गया? एनी डाउट्स? ओके, ये गड़बड़ हो गई यार, ये मतलब फिजिक्स के आगे स्लाइड हो गया है ना, इससे पीछे फिजिक्स है क्या? यहां तक क्लियर? सो अब आई थिंक सो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एंड आई डिड आई प्रूव माय पॉइंट कि भैया लोग गलत जानते फॉर्मल चार्ज। ठीक, क्या लुईस ऐसे लुईस स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है फॉर्मल चार्ज के लिए? नहीं बेटा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की तो इलुसिडेशन कर रहे हैं। ठीक, और क्या ऐसा बोलना जरूरी है, ऐसा बोलना सही है कि द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, तब तो चार्जेस ही कुछ और हो जाएंगे। ठीक, वो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, फॉर्मल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन एटम इन एन इंटैक्ट मॉलिक्यूल। एक बात याद रखना, फॉर्मल चार्जेस का सम हमेशा टोटल चार्ज के बराबर होता है। फॉर्मल चार्जेस का सम हमेशा टोटल चार्ज के बराबर होता है। जैसे इधर देखो, +2 -1 -1 -1 -1 टोटल -2, +2 और -4 -2 हुआ कि नहीं? सिमिलरली यहां देखो 0 0 0 -1 -1 -2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर आ जाओ, +1 -1 0, तो टोटल चार्ज ऑन ओजोन इज 0। तो टोटल जो होता है ना फॉर्मल चार्जेस का, वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज के बराबर होता है। बोलो क्लियर? यस। एनी डाउट्स? पक्का? यस। अब चलो आगे, एक क्वेश्चन आ गया बेटा कंपटीशन में। क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फॉस्फेट, क्या है? फॉस्फेट। कह दिया कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताओ। क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। देखो बेटा, ये पूछा है इस पेपर में, क्वेश्चन आया है फॉस्फेट का। अब फॉस्फेट का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देंगे, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। तो 5 होंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 ऑप्शन नेगेटिव हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लगा सकते हैं ना बेटा, यही हो सकता है कि नहीं? या कोऑर्डिनेट बॉन्ड O या डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर फॉस्फेट का। बेटा जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे देन इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड ऑर्डर निकालने सिखाए थे। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालता मैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स P और O में कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। एंड टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होने थे? यहां तो डबल बॉन्ड यहां होता,
यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ होता, यहाँ तो यहाँ होता, यहाँ तो यहाँ होता, 4 ही पॉसिबल थे। सो डिवाइडेड बाय, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.25, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25। क्लियर। नेक्स्ट वर्क इज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। पर मेरे को एक बात बता, क्या इसमें ये बताया कि नेगेटिव वाली ऑक्सीजन पूछी है, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पूछी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पूछी है, कैसा कुछ बताया? तो हम कैसे निकालें? क्योंकि नेगेटिव वाली ऑक्सीजन पे -1 आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा, है ना? तो हमें ये तो बताया ही नहीं। तो जब हमें नहीं बताया जाता तो हम एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और एवरेज फॉर्मल चार्ज इज टोटल चार्ज बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल, टोटल चार्ज बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे टोटल चार्ज कितना है इधर -3, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4। ऑक्सीजन पे पूछा था ना, और माइनस चार्ज फास्फोरस पे तो नहीं हो सकता, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे ही होना था। अगर पॉजिटिव होता तो मैं फास्फोरस लेता, पर नेगेटिव है तो क्या लेता? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो आंसर आ गया -0.75। माइंड इट, दिस इज नॉट फॉर्मल चार्ज, दिस इज एवरेज फॉर्मल चार्ज। ये क्या है? एवरेज फॉर्मल, एवरेज कर दिया हमने सारे चार्जेस का। ये हम कब करते हैं? हम कब करते हैं जब हमारे को पता है ना हम कौन सी वाली ऑक्सीजन को निकालें, कौन से वाले एटम पे निकालें। अदरवाइज तो हमें लिख के दिया होता कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, फटाफट से 0 निकाल दो। हमें बोल देते कि 1 नेगेटिव पे फॉर्मल चार्ज निकालो, हम फटाफट से निकाल देते। हमें बोलते फास्फोरस पे निकालो, हम निकाल देते। पर हमें तो सीधे बोला ऑक्सीजन पे, कौन सी ऑक्सीजन पे? इज इट क्लियर? सो व्हेन इट इज नॉट क्लियर वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज फॉर्मल चार्जेस। तो बोलो बेटा क्लियर हो गया फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट? कब एवरेज निकालना है, कब टोटल निकालना है, कैसे निकालना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एनी डाउट्स? और यही इसी फॉर्मल चार्ज में ही तो हमारा क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे तैसे कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खत्म कर दिया। किसने? फॉर्मल चार्ज। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने के साथ फॉर्मल चार्जेस जो होते थे ना, वो 0 से दूर भाग जाते थे, यानी उसमें चार्ज की सेपरेशन आ जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास बेटर नहीं थे, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड का सहारा लिया, ऑब्जेक्टिव को फेल कर दिया। बोलो क्लियर? यस सर। फॉर्मल चार्ज। अब चलते आगे बेटा। अगली बात तुमने बोला कि मेरे को कुछ, आपको कुछ स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस के बारे में मुझे बताना। हालांकि तो स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशन अपने अपने चैप्टर्स में आ जाते, ये हम यहाँ पे करके चलते हैं। स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस, बॉन्डिंग कंडीशंस, स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस। बेटा स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस में सबसे पहले हम पकड़ेंगे बैक बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग। देखो एक होती बॉन्डिंग है ना, एक होगी बैक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैक बॉन्डिंग? देखो बेटा जनरली होता क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा ही होता है। कभी भी इससे उल्टा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। मेरी बात समझे? देखो बेटा एक क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 2000% आना है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये आना ही आना, हर साल आता है, हर साल आएगा और कंपटीशन में पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Bi3 is a better Lewis acid than BCl3 or Br3 or BF3। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये आना ही नहीं पेपर में ऐसे आ सकता। अरेंज in the order of Lewis acid strength of
लुईस एसिड स्ट्रेंथ, और हमारे पास मॉलिक्यूल है BF3, BBr3, BCl3, BBr3, BI3। ऑब्वियसली आपका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये रहेगा, इसमें लुईस एसिड है, क्योंकि लुईस एसिड नहीं समझे तो स्ट्रेंथ का सवाल लगाएंगे। बेटा लुईस एसिड, बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। समझ में आया? उसके लिए ऑक्टेट आपका, उसके लिए आपके पास ऑर्बिटल खाली चाहिए, उसके लिए ऑर्बिटल खाली चाहिए। समझ में आई? अब मैं यहां पे कोई भी इनमें से ले लेता हूं, से मैं पहले BF3 या BCl3 कुछ भी ले लेता हूं। मैंने लिया BX3, where X is हैलोजन, यहां पे X क्या है? हैलोजन। ठीक है जी। अब इसमें चाहे आप फ्लोरीन ले लो, चाहे आप क्लोरीन ले लो, से BF3 मैंने लिया। इसमें अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? 1s2, 2s2, 2p1. That suggests that it must have 2 electrons in 2s and then 1 electron in 2p, isn't it? ठीक है ना? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से बोरोन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए, पर बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्साइटेड ओवर हियर, इसका तो मतलब यही है। तो अगर मैं बोरोन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं तो उसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये रहेगा क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, एक फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, एक फ्लोरीन ने यहां बनाया होगा। ठीक, उसकी वजह से अगर आप BF3 की हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहोगे तो क्या आएगी? sp2। क्या आएगी? sp2। हम ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि हमारे पास ये आपस में जुड़े होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। अब sp2 का स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो B F F F, ठीक है जी। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? ठीक, ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और प्यारे बच्चों, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है कि नहीं है? इसमें खाली ऑर्बिटल है कि नहीं है बेटा? खाली ऑर्बिटल, और खाली ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए मैंने उसकी दोनों लोब शो किए। अगर हाइब्रिडाइज्ड होती तो एक ही लोब शो होता है ना, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो 2 लोब शो की है मैंने। बोलो क्लियर? अब ये हमारे पास आ गया, ये हमने बोल दिया वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ऑफ बोरोन, ये बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल। वहीं पर फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फ्लोरीन में ये फील्ड ऑर्बिटल होंगे। 2 मिनट के लिए फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन को सोचो, 1s2, 2s2, 2p5। हाँ जी, इसका मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने? 1 2 3 4 5। सो इज देयर 1 इलेक्ट्रॉन जिससे इसने बॉन्ड बनाया होगा? ये वाला है ना जी, इससे फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, बाकी पेड़ है ना भाई, कोई खाली ऑर्बिटल बचा इसमें? तो ये फ्लोरीन के क्या है? ये फ्लोरीन के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये फ्लोरीन के कैसे हैं? फील्ड ऑर्बिटल्स, ये फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। अब अगली बात समझिएगा, क्या होता है कि बोरोन का भी 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है कि नहीं? बोरोन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 2p।
और फ्लोरीन के कौन से भरे हैं? 2p। एक तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, दूसरी बात फ्लोरीन छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? छोटी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो भी स्मॉल है, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, तो बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल है कि नहीं? तो क्या होता है कि फ्लोरीन छोटा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पास ज्यादा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी? रिपल्शन। अब रिपल्शन होती है और आगे खाली ऑर्बिटल होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दे। दो दोस्त चले जा रहे, बड़ी पक्की दोस्ती, ठीक, साथ साथ ही चले थे। एक भाई के ऊपर 10 बोरियां थी, एक भाई बेचारा खाली चला हुआ था, ठीक। तो जो दोस्त है वो बोलेगा यार 2 बोरियां तुम उठा ले, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्त ने उसकी 2 बोरियां अपने पास रखी, पर क्या वो 2 बोरियां उसी पे हो गई? वापिस तो करनी है, बट एट द टाइम बीइंग उसने उसके सर पे डाल दी। उसी तरह से फ्लोरीन के आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा थी, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, छोटे के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, और उसकी वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसमें डाल दिए? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन में डाल दिए, जस्ट टू मिनिमाइज दी रिपल्शन। और उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन दिए किसने? फ्लोरीन ने। देने किसको चाहिए थे? पर दे कौन रहा है? क्या हो गया? बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड कब होता है? जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उससे बैक बॉन्डिंग होता है। बोलो क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आया? तो इस तरह से फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए, ठीक, फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल दिए, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। तो ऐसे फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग हो गई। बोलो पहले बैक बॉन्डिंग क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नो, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? देखो बात ये है, ये BF3 या ये BH3 लुईस एसिड तभी हो सकता था अगर उसका ऑर्बिटल खाली होता। इलेक्ट्रॉन तो तभी लेगा अगर ऑर्बिटल खाली होगा। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा कहां? अब होगा क्या कि अगर हम ऐसे एक्सपेक्ट करते, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, बेटा इलेक्ट्रॉन तो वो ज्यादा आसानी से लेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से लेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से है? फ्लोरीन। तो क्या हमारा ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए था? BCl3, BBr3, BI3, क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? Should this be the, you can say, expected order of Lewis strength or not? Yes, sir. But जब हमने actually देखा तो we found that कि actual order जो था वो reverse था। BF3 is lesser Lewis acid than BCl3, which is lesser than BBr3, which is lesser than BI3। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल था कि हमारे पास यहाँ पे B और F के बीच में बॉन्ड रहा होगा, बाकी तो दो बॉन्ड O भी F के साथ, यहाँ पे B और Cl का बॉन्ड रहा होगा, यहाँ B और Br का, यहाँ B और I का बॉन्ड रहा होगा। ठीक, पहली बात तो ये है कि ये 2p ऑर्बिटल और ये भी 2p, यहाँ पे ये 2p और ये 3p, क्लोरीन का 3p, यहाँ पे ये 2p और ये 4p, यहाँ ये 2p और ये 5p। एक तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता चला गया, दूसरी बात ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? स्मॉल, यानी इसके ये इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बिग, ठीक है जी। ये और भी क्या होगी? बिगर,
और ये क्या होगी, बिगेस्ट। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन में एक तो एनर्जी का डिफरेंस भी नहीं और पास पास भी है, तो फ्लोरीन बड़ी आसानी से यहां पे इलेक्ट्रॉन डाल सका, इसमें बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा हो गया। सो यहां बोलेंगे मोर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, BF3 में मोर बैक बॉन्डिंग, ज्यादा बैक बॉन्डिंग है ना जी, उसका एक्सटेंट ज्यादा है, और एक्सटेंट ज्यादा होने से ये ऑर्बिटल तो भर गया। अगर ये भर गया तो क्या इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा तो क्या लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड नहीं होगा। समझ में आई, यहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग विल बी लेस, क्योंकि एक तो क्लोरीन बड़ा थोड़े दूर दूर हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए, एनर्जी का डिफरेंस भी हो गया। तो इस तरफ जाते हुए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो समझ में आया। इसलिए यहां पे ऑलमोस्ट बैक बॉन्डिंग 0 है, यानी ऑलमोस्ट है ही नहीं, यानी आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं डालता। अगर आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन नहीं डाले तो ये ऑर्बिटल खाली होगा कि नहीं, और ये ऑर्बिटल खाली होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो क्या वो लुईस एसिड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपसे बोले ये ऑर्डर क्यों आया, तो बोलना BF3 में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है और इस वजह से कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म है। इलेक्ट्रॉन तो तभी लेता था क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब वो तो मिल गया इसको भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया। तो आप बोलोगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहां पे आपके बैक बॉन्डिंग की वजह से एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस भी नहीं है और बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल है, ऑर्बिटल पास पास है, उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की आसानी से लेता है, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इसलिए ये ऑर्बिटल भर जाने की वजह से ये आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इट इज नो लॉन्गर अ लुईस एसिड। जबकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस भी है और बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है, ऑर्बिटल भी दूर दूर पड़े हैं, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए इसका ऑर्बिटल खाली रहेगा, खाली रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई हमारे पास क्या होगा, लुईस एसिड स्ट्रेंथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए लुईस एसिड स्ट्रेंथ उल्टी हो गई। बोलो बेटा बैक बॉन्डिंग क्या है ये समझ में आया, ठीक। और दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग का ये आंसर कैसे दिया वो समझ में आया। यस सर, एक फ्लोरीन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन में डाल दिए, अभी मैं खत्म नहीं किया। अब भैया ऐसा है कि हमें बैक बॉन्डिंग का पता कैसे चला हो, हमें क्या सपना आया हो, हमें इलेक्ट्रॉन तो देखे नहीं कभी, तो क्या हमें सपना आया हो है जी। तो बैक बॉन्डिंग का पता कैसे चला, देखो बेटा एक क्वेश्चन और जो कि पेपर में पूछा जाता है, क्या बोला, BF bond length, BF bond length of BF41 negative is more than in BF3। हमने देखा BF3 और BF4 नेगेटिव में जो B से F की बॉन्ड लेंथ है वो यहां बड़ी है, यहां छोटी है, ऐसा ठीक। देखो अगर मैं BF4 नेगेटिव बनाता हूं, BF4 नेगेटिव बनाता हूं, तो BF4 नेगेटिव का मतलब क्या है, बोरोन का ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे आप लोग, और एक्साइटेड स्टेट में ये बनाए थे, हाँ जी। तो मैं अगर BF41 नेगेटिव ले रहा हूं तो बेटा जी एक F नेगेटिव ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, दूसरे F नेगेटिव ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, तीसरे F नेगेटिव ने यहां बॉन्ड बनाया होगा, F नेगेटिव ने नहीं, सॉरी सिर्फ F ने, ठीक, एक F ने यहां, एक F ने यहां, एक F ने यहां, और एक F नेगेटिव ने यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, ऐसे ही होता होगा,
तभी BF4 बन सकता है। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया BF F F F, कोई एक F जो है वो नेगेटिव है, जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। हम उसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते भाई कि किसी न किसी पे 1 नेगेटिव है। ये BF4 1 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर? यस सर। अब इधर देखिए, अगर मैं BF3 की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट BF3 में हमने अभी पढ़ा कि देयर इज बैक बॉन्डिंग, इजंट इट? तो हमने बोला कि बोरोन के साथ ऐसे फ्लोरीन था, ऐसे फ्लोरीन था, ऐसे फ्लोरीन था, ठीक है, और कहा इस फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए, यानी बैक बॉन्ड बना दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां डाले होंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। बोलो ऐसा हुआ होगा कि नहीं? बैक बॉन्डिंग इसी को बोलेंगे। अरे क्लियर हो रहा है? यस सर। पर एक बात बताओ, इस फ्लोरीन का ठेका दे रखा ना, ये फ्लोरीन का माड़ा है, तो ये भी तो बना सकता है ना। तो इसलिए हमारे पास बन गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड तो इसने बनाया, ठीक, और ये ऐसे रहा, नहीं तो इस फ्लोरीन ने क्या खोटी को हाथ लगाया भाई, ये भी तो कर सकता था। तो इसलिए एक तीसरा स्ट्रक्चर बना हमारे पास कि बैक बॉन्डिंग के चलते हमें नहीं पता भाई कौन सा फ्लोरीन है, कोई भी एक फ्लोरीन बनाता, ठीक, तो हमारे पास ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते? क्या इसका रिजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे बनाते भाई कि देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहां सारे B2F बॉन्ड जो हो गए उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया कि नहीं? यस सर। और यहां पे कैसा रहा? सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड छोटा होगा कि नहीं? यस सर। तो आप देखोगे बैक बॉन्डिंग के चलते BF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से we have resonance, and because of this resonance B and F acquires partial double bond character, partial double bond character। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया भैया, समझ में आई? और इसी वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? छोटी, और ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बड़ी। बोलो क्लियर? तो बैक बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन कैसे निकला? बोलो समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक, तो मैं खत्म नहीं किया। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया? यस सर। बैक बॉन्डिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो बैक बॉन्डिंग होती कब है? अब हमारे को क्लियर कर देना है कि एक ऑर्बिटल में आपका और एक एटम में ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसमें ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, और उसमें ऑर्बिटल जो होने चाहिए उनकी एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आसानी से बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक, और बैक बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जो छोटे होंगे। छोटे क्यों छोटों के ऊपर इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या रहेगी? रिपल्शन। तो उनको तो जैसे ही चांस मिलेगा वो फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन किसमें डालेंगे? खाली ऑर्बिटल में। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, इसी बैक बॉन्डिंग पे सिंगल बॉन्ड लंबा हो जाएगा क्या? तो बेटा डबल बॉन्ड थोड़ी बोल रहा हूं मैं, तो सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूं। उसमें तो सिंगल ही बॉन्ड, तो कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं अपन? सिंगल बॉन्ड की ना। ठीक, तो बेसिकली यहीं से तो समझ में आया कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो था, हमारी बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए थी उससे कम निकली। कम निकली तो मतलब कहीं रिजोनेंस है, रिजोनेंस है तो क्यों हुई होगी? वो बैक बॉन्डिंग की वजह से हुई होगी। यहां से समझ में आया कि बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक, ऐसे बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब पी ब्लॉक के क्वेश्चन है, मैं यही करवा रहा हूं, दोबारा मेरे से पूछना मत।
ठीक, देखो एक होता है ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। नाउ व्हाट द हेल इज ट्राई मिथाइल अमीन? बेटा बस लिखना कम थोड़ा समझ लेना है ना, क्योंकि जो चीजें हमने कभी पढ़ी नहीं होती, पहली बार देखी होती हैं, हम लिखने में व्यस्त रहते हैं, फिर समझ में आती है। ठीक, देखो ट्राई मिथाइल अमीन किसको बोलते हैं? मिथाइल क्या हुआ? मिथाइल हुआ CH3। हेलो, ट्राई मिथाइल अमीन या नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हैं? 3 मिथाइल, इसको ट्राई मिथाइल अमीन बोलते हैं। ठीक है बेटा, और एक होता है ट्राई सिलाइल अमीन, ट्राई सिलाइल अमीन, या इसको प्यार से हम ट्राई सिलिकाइल अमीन भी बोलते हैं। सिलिकाइल अमीन, ट्राई सिलाइल अमीन या ट्राई सिलिकाइल अमीन। ठीक है जी, अब ट्राई सिलिकाइल अमीन यानी SiH3 का होल थ्राइस N। सिलिकॉन और कार्बन सेम फैमिली मेंबर्स है कि नहीं? है ना। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये पिरामिडल होता है, ये पिरामिडल होता है, जबकि ये प्लेनर होता है। इतनी इंटरेस्टिंग बात। ठीक, ये हमारे पास बेसिक होता है, ठीक, और ये नॉट बेसिक। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, और जबकि ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई मिथाइल ऑक्साइड बना लेता है। CH3 whole thrice N when reacted with oxygen gives us CH3 का whole thrice N coordinate bond O, यानी ट्राई मिथाइल ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड ये बना लेता है, लेकिन ये ऐसे से काम नहीं करता। It does not react with oxygen to form oxides. Does not form oxide. अभी बोलते हैं क्यों भाई? देखो, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, प्लीज सारे बच्चे यहां ध्यान देना, लिखना कम समझना ज्यादा। नाइट्रोजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बोलो 5। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2 3 4 5। CH3 CH3 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। क्या कार्बन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? कार्बन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, चारों बना के बैठा है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे भी तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? खाली ऑर्बिटल ही नहीं है ना। सो यहां पे नो बैक बॉन्डिंग। और जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी दोस्तों, तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी? 1 2 3 4, 4 की क्या बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई। sp3 में एक लोन पेयर होता तो कैसा होता है? पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर पिरामिडल हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर है। लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, और लोन पेयर देने वाला क्या होता है? बेसिक। तो ये बेसिक भी है, और इलेक्ट्रॉन देने को ही हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, दे सकता है, रिड्यूसिंग भी है, और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज हमने लिखी कि ये पिरामिडल है, क्यों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है बैक बॉन्डिंग? भैया नाइट्रोजन में लोन पेयर तो है, पर कार्बन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। अब यहां आ जाते,
यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां हमारे पास नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, और साथ में सिलिकॉन। बेटा सिलिकॉन में कोई p ऑर्बिटल तो खाली नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन में आगे d होता है ना भाई, 3d। इसमें 3d खाली होता है, इसमें तो क्या कार्बन में 2d होता है? क्या 2d एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो इसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग बिकॉज नो d ऑर्बिटल। जबकि इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन बेचारा छुटकू सा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता है, बैक बॉन्डिंग करता है, और उस बैक बॉन्डिंग के चलते स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे अपन लोग, है ना जी। और इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे? इस बॉन्ड को नाम देंगे p पाई d पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? p। सिलिकॉन का कौन सा यूज हुआ? d। और बॉन्ड कौन सा बना? पाई। क्या बोला? p पाई d पाई बॉन्ड। और है कैसा? बैक बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल किसमें डाले? सिलिकॉन में। हुई बैक बॉन्डिंग। इससे पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर तो आ गया, पर क्या डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में देखे जाते हैं? क्या कभी हम पाई और बॉन्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं? तो इसके हाइब्रिडाइजेशन बोलो फिर फटाफट। 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग के चलते यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? नाइट्रोजन की sp2। sp2 के स्ट्रक्चर प्लेनर, स्ट्रक्चर प्लेनर। प्लेनर ट्राई कर लेना। क्या अब कोई लोन पेयर है? लोन पेयर है नहीं है तो क्या देगा? है कुछ भी नहीं। तो बेसिक हुआ क्या? नॉट बेसिक। जब इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं कुछ देगा क्या? तो नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं तो ऑक्सीजन को क्या चूसने पकड़ाएगा? तो ऑब्वियसली कैन नॉट फॉर्म ऑक्साइड बेस्ड ऑन बैक बॉन्डिंग। गॉट इट और नॉट? बेटे समझ में आएगी, पिछली भी चले गई। ज्यादा दिमाग में रहनी नहीं। क्यों? सब तो लोन पे नहीं आ जाता, लोन पे सीमा पे। आर यू क्लियर अबाउट दिस? एनी डाउट्स? हाँ जी, नहीं ये थोड़ी होता है कि जो बेसिक नहीं है वो ऐसे ही होगा। कैन बी न्यूट्रल आल्सो, है ना? हाँ, नॉट बेसिक। ऑनलाइन वाले प्यारे मित्रों, बात कुछ भेजे के सेंटर में गई कि इधर उधर सड़क गई? अरे ओके। अब बेटा अगली बात करते हैं। अब हमने पढ़ लिया, एक स्पेशल कंडीशन पढ़ ली, और वो स्पेशल कंडीशन थी हमारे पास बैक बॉन्ड। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटे, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। और बेटा जी ये जो करवा रहा हूं, ये आज का जो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके +1 में भी और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आने कम से कम 2-3, एक आधा नहीं 2-3 क्वेश्चन मिनिमम। ये जो पीछे करवा ना बैक बॉन्डिंग के, इसमें जो ट्राई मिथाइलमाइन और ट्राइसिलाइलामीन और लुईस रेजिस्टेंट दोनों ही आए। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आंखें मीच के लिख लो, ये तो आना ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, आप पिछले 25 साल के पेपर निकाल के देख लो, हर पेपर में डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आएगा। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, बनाना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसके नाम पढ़ेंगे डाइबोरेन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डाइबोरेन। अगर चूचू नहीं करोगे बेटा, पता क्या, देखो आई एम नॉट रियली वेल, बट इसलिए यहां हूं क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है, और वैसे भी मैं थोड़ा सा परहेज करता हूं। मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे, जब तक मेरे में इतना दम होगा कि मैं खड़ा होकर पढ़ा सकूं, मैं पढ़ाऊंगा।
इस समय मेरे पास नई हिम्मत होती, सिर्फ वही एक था, मैं क्लास में आया था, क्लास के बीच से गया। ये अश्विनी सर की हिस्ट्री है, कभी क्लास के बीच से सर जाते हैं, तबीयत खराब हो जाए, ऐसे कोई जरूरी काम हो तो बता के भी हमें कुछ जाना, अदरवाइज कभी क्लास के बीच से नहीं जाता। पर मेरे को पिछली बार जब तुम्हारे शुरू हुआ था क्लासेस, क्लास के बीच से जाना पड़ा, विदिन 15 मिनट्स आई केम हियर वेरी ब्रीफली। सिद्धार्थ सर से बात की मैंने, आधा घंटा हो गया बैठा, मैंने बहुत आराम से बात किया एंड आई केम इनटू द क्लास। पता नहीं हम आओ एकदम से और हालत इतने खराब थी कि मैं खड़ा नहीं हो पाया। ये आपके प्लस के स्टूडेंट जानते हैं। सो उस दिन के बाद अभी तक आई एम नॉट फिट राइट नाउ। वायरल की आसानी से कुछ नहीं, ठीक, ये तो फिर भी हिम्मत रखता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जगह कोई और नहीं बता रहा, इसलिए प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, तुम्हारे काम का। डाइबोरिन, डाइबोरिन, डाइबोरिन किसको बोलते हैं बेटा? डाइबोरिन बोलते हैं B2H6 को। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा B2H6 का, ठीक, और इसमें हम देखेंगे बनाना मॉडल क्या है, ठीक। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा दोनों पेपर में, ठीक, तो ध्यान देना। डाइबोरिन, डाइबोरिन के लिए हमारे को चाहिए बोरोन, है ना जी, और बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते पढ़ते पूरे हो गए। अब हम इसे एक्साइटेड लिख देते हैं ना भाई। तो एक्साइटेड स्टेट जो है हमारे पास इसकी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यही होगा कि नहीं होगा? क्या ग्राउंड स्टेट लिख के दिखाऊं? ग्राउंड स्टेट पता है 1s2 2s2 2p1 एंड एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। आर यू क्लियर? अब हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा यहां और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा यहां, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा यहां, बन गया BH3। अब सारे बच्चे कॉपी पेन छोड़ के देते, हुआ क्या, ये बोरोन था, ठीक, बोरोन का एक ऑर्बिटल ये था भाई, बड़ी टुंडी, बड़ी टुंडी, बड़ी टुंडी, 3 जगह बना रहा हूं ना मैं, 3 जगह मैंने बॉन्ड बना दिया, ठीक। इधर हाइड्रोजन ओवरलैप किया होगा, ठीक, हाइड्रोजन थोड़े दूसरे रंग का ओवरलैप करवाते, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप किया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक दूसरा भी होता होगा यहाँ पे डाइबोरिन, मतलब BH3 दूसरा भी होता होगा, तो उसमें भी ऐसे बना देते, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये ओवरलैप करवा दिया, ये ओवरलैप करवा दिया, ये ओवरलैप करवा दिया, बोलो यहाँ तक समझ तो नहीं आ गया? अब इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बोरोन का, ऐसे यहां थे भाई, बोलो क्लियर हुआ? पर आप देखते क्या हो कि यहाँ एक ऑर्बिटल खाली, और बोरोन बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, 5 तो एटॉमिक नंबर छोटा ही होगा, ये पास पास आ जाता है, और जब ये पास आते हैं, इसका जो खाली ऑर्बिटल होता है, ये वाला वेकेंट, दिस ओवरलैप्स द ऑलरेडी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन। जो हाइड्रोजन और बोरोन का ऑर्बिटल था ना, जो पहले बॉन्ड बना के था, इस खाली वाले ऑर्बिटल ने यहां ओवरलैप कर दिया, इसके खाली वाले ने यहां ओवरलैप कर दिया, इसके खाली वाले ने यहां ओवरलैप कर दिया। उससे हमारे पास क्या हुआ, एक कुछ इस तरह का बॉन्ड बना, ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड है ना जी, ठीक है। अब इसमें मालिक देखो इसके कितने हैं, 1 2 3, एक ये बोरोन, बोरोन और ये हाइड्रोजन, 3 मालिक हैं, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, तो इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन
3 centered bond, 2 electron 3 centered bond. समझ में आया? दोबारा देख लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। लेकिन अब इसके मालिक कितने हैं? ये बोरोन भी, हाइड्रोजन भी और ये बोरोन भी। ठीक, इसमें भी क्या बन गए? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड होते हैं ना बेटा, इनकी शेप देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? कैसी शेप है ये? घूम रहे हैं। तो दिस इज बनाना बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स। तो ऐसे बनाना बॉन्ड बनते हैं। These are special conditions, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो बनाना बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड होते हैं, which is found in डाइबोरेन। ठीक, अब इसमें हमारे पास इस तरह का होगा कि बोरोन और यहां पे बनाना, तो बनाना को प्यार से बनाना। ठीक है जी, ये 2 बोरोन 2 बनाना, एक ऊपर वाला बनाना जिसके अंदर 2 बीज, और एक बनाना यहां बनाना नहीं, यहां एक हाइड्रोजन बेटे यहां ऐसे कर देना, तो दूसरा हाइड्रोजन ऐसे करके दिखा देना है। ठीक है जी, इसी तरह से इधर भी हमारे पास ये हाइड्रोजन यहां ऐसे और ये हाइड्रोजन यहां पर ऐसे, और बीच में ये हाइड्रोजन भी है यहां पर भाइयों। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बनाना बॉन्ड्स हैं, यानी 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो दीज आर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड लुकिंग लाइक बनाना, सो इट इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। ठीक, इससे डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें 2 चीजें। डाइबोरेन का आपने जब स्ट्रक्चर आए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन बताओ, कैसे लिखोगे? बोलोगे बोरोन की ग्राउंड स्टेट ये है, फिर एक्साइटेड स्टेट ये होगी, उसमें हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, और फिर लिख देना कि क्या होता है। लिखना भी है, जो मुंह से बोलता हूं, है ना, बोलना जो उसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल, दैट ओवरलैप्स द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन टू फॉर्म अ 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन 2 है, सेंटर उसके 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड व्हिच आर कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड्स। तो ऐसे बनाना बॉन्ड्स हमारे पास बन जाए। उससे जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो हमने ऐसा बनाया, इसको ऐसा शो कर देंगे जैसे नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर का मतलब जैसे हम ये बीच में शो कर देंगे 2 हाइड्रोजन, ये बीच वाले हाइड्रोजन एक तरह ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो उसको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोल देंगे। हीमोग्लोबिन मत समझ लेना, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है। और जो साइड के हमारे पास यहां पे H, और इसको ऐसे एक डॉटेड लाइन से और दूसरे को ऐसे डार्क लाइन से शो कर देना है। ऐसे यहां पे भी करना है, चूचू नहीं करनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। ये हाइड्रोजन बन गया। ठीक, ये वाले जो होंगे टर्मिनल हाइड्रोजन, तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही सेंटर है ना भाई। 4 तो ऐसे हैं, लेकिन 2 बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। अब ये क्या हो गया, ये ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है और ये आगे पीछे है, तो स्ट्रक्चर भी था नहीं, समझे? यानी कि बीच में बनाना बॉन्ड के बनाना यूं और ये आगे पीछे, और अगर ये यूं हुआ तो बनाना आगे पीछे। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। आर यू क्लियर? यस सर। और उसकी वजह से अगर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन देखें प्लीज, तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी यार। 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना अभी, हाइब्रिडाइजेशन में भी टेकन है। इसलिए एक पेपर में क्वेश्चन डाला था मैंने कभी जिंदगी में, बोला किसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है ऑन हीटिंग, तो वो क्या होता है, जैसे B2H6 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3
3 है, इसको हीटा, हीट के बनाया BH3, BH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, हाइब्रिडाइजेशन चेंज। ठीक, तो डाइबोरेन का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा, हमें पता है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो बॉन्ड एंगल कितना होता? 109.5। अब ये समझो, इस तरह का है ना स्ट्रक्चर कुछ, इधर और इधर, जहां दो रिंग्स दिखाई दे रही वहां समझ लो बोरोन है। ये बोरोन खींच रहे हैं इधर और इधर, है ना। अब इन्होंने खींचा तो बीच का बॉन्ड छोटा होएगा कि नहीं यार? पहले ये पास पास थे, अब ये खींच रहे, इस वाले बोरोन को इधर ले जाना, इस वाले को इधर, है ये खींचो जरा, बीच का एंगल छोटा हो रहा है कि नहीं? तो ये एंगल टेट्राहेड्रल से छोटा होगा 97 डिग्री, और ये वाला एंगल टेट्राहेड्रल से बड़ा हो जाएगा 122 डिग्री। इसी तरह से ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होंगी और ये बॉन्ड लेंथ, ये यहां से खींचेगा तो बीच वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी कि नहीं? समझ में आया? सो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनता और इसमें ये इस तरह के बनाना बॉन्ड होते हैं। उम्मीद करता हूँ बनाना बॉन्ड समझ में आया। नॉन प्लेन का मतलब एक प्लेन में नहीं है ना बच्चे, तो अगर ये प्लेन ऑफ पेपर पे है तो ये आगे पीछे है पुत्र, तभी तो इसको मैंने, डैश का मतलब क्या होता है? अवे, और ये जो सॉलिड होता है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स, तो ये ऐसे है आगे पीछे और ये ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोलो क्लियर? सभी बच्चों को बनाना बॉन्ड बनाना आया? अब ऐसा ही बॉन्ड हमारे पास देखा गया BeCl2 में। जो BeCl2 होता है, प्लीज चू नहीं, BeCl2 अगर वेपर फेस में देखें तो आप इसके हाइब्रिडाइजेशन sp निकालोगे कि नहीं? अरे एग्जांपल ही किसका दिया है मैंने? sp का दिया है कि नहीं? क्या होता है बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन? ग्राउंड से 1s2 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां खाली खाली है ना, तो यहां का इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग ओवर हियर, ठीक। और हमारे पास जो बेरिलियम एक्साइटेड, खुशी से पागल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, है ना जी। इससे एक क्लोरीन ने यहां पे और एक क्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा वेपर्स में ये स्ट्रक्चर आएगा, आप ध्यान देना। अगर इसका वेपर्स में स्ट्रक्चर बनाते, इसमें वेपर्स में, तो इट फॉर्म्स मोनोमर विद हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल 120, स्ट्रक्चर ठीक, समझ में आती? पर मजे की बात, अगर इसको हम सॉलिड फॉर्म में देखते ना, सॉलिड में, तो इट फॉर्म्स अगेन बनाना बॉन्ड्स, 2 ऑर्बिटल खाली, ठीक। अब होगा कैसे? इधर ध्यान सारे बच्चे, Be, एक Cl यहां, ठीक, एक Cl यहां, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 2 बनाना बॉन्ड बनाएंगे, Be, Cl Cl, Be, Cl Cl, देखो चू करोगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे करके आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। हम इसको यूं कर देते होते हैं ना, तो इसमें ये बीच में ये भी बनाना बॉन्ड है, ठीक। क्या हुआ होगा कि बेरिलियम का एक टुंडी, दूसरी टुंडी, है ना जी, और क्लोरीन, इसका जो खाली टुंडी क्लोरीन वाले के साथ ओवरलैप, ठीक। बल्कि ये BeCl2 नहीं, BeH2, यार ये गलत कर दिया, BeH2 लेना। क्या लेना? BeH2। BeCl2 में तो हम बैक बॉन्डिंग से जवाब दे देते हैं, जिसे बैक बॉन्डिंग से। BeCl2 रहने देना, उसको तो हम बैक बॉन्डिंग से देते हैं, BeH2,
क्योंकि बनाना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनते हैं। तो यहाँ पे H, ठीक, इसको यहाँ पे काट दें, H H H H, ऐसे करके H H के साथ ये पॉलीमेरिक से स्ट्रक्चर बना देगा BeH, अगेन ड्यू टू बनाना बॉन्ड्स। ऐसे ही बेरिलियम, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ऐसे दूसरा बेरिलियम, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ तो बैक बॉन्डिंग से दे देते हैं हमने, क्या ठीक, ये खाली ऑर्बिटल ने यहां ओवरलैप किया, इसके खाली ऑर्बिटल ने यहां ओवरलैप किया। समझ में आई? बन गया बनाना? बोलो भाई, एसएस का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर बन गया। एंगल सेम नहीं होते, मतलब ये है कि बीच वाले एंगल छोटे हो जाते हैं। एंगल तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की रिपल्शन है, ठीक, हर जगह पे सेम एंगल नहीं है। बोलो क्लियर? हाँ जी, मॉलिक्यूल पास आएंगे तभी तो बनाएंगे बनाना बॉन्ड। ओवरलैप कब होगा? जब मॉलिक्यूल पास आएंगे। बेटा गैसियस फेज में मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो फिर ओवरलैप नहीं हो पाएगा ना। और सर जैसे B और BH में पता है सर बनाना बॉन्ड, सर ने बता दिया आपको, ठीक। एक्चुअली क्या है कि बनाना बॉन्ड सिर्फ तभी आते हैं बेटा जब हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। समझ में आई? बनाना बॉन्ड हाइड्रोजन के बिना आते ही नहीं, अदरवाइज उसमें बैक बॉन्डिंग। अगर BeCl2 का स्ट्रक्चर देखते ना तो BeCl2 का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाते, बट उसमें क्या होता, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, हम इस क्लोरीन का बैक बॉन्ड शो कर देते बेटा। फिर क्या शो कर देते? बैक बॉन्ड। BeH2 में बनाना बॉन्ड होगा। समझ में आई? तो BeH2 का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा विद बनाना बॉन्ड पॉलीमर। हाँ जी सर जो B2H6 होता है वो भी जब सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसके भी क्या हम बनाएंगे ऐसे ही नहीं बेटा, उसमें इतने ऑर्बिटल खाली दो खाली नहीं है ना, एक ही खाली है, तो एक ही बनाना बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो दो साइड से खाली थे तो दो जगह से पार्टिसिपेट करता है, तब पॉलीमेरिक बनता है। क्लियर? सर बेरिलियम के साथ 4 H लगे हुए हैं, हाँ जी, वैसे 3 लगने चाहिए थे ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं, बेसिकली क्या है, 4H नहीं, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ऐसे आगे H पॉलीमेरिक स्टेट में है ना। ये तो H तो दो ही लगे होने हैं हर बेरिलियम का, पर ये पॉलीमेरिक स्टेट में है, तो अगले वाले का बनाना बॉन्ड इसमें काउंट हो जाता है। सर फिर वो बॉन्ड कैसे रखेगा अगले वाले? अरे ये बॉन्ड बना कर दिखाया अभी तक देखो मैंने कि इसका एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा था, जो कि सिंपली हमारे पास ये बॉन्ड बना रहा था। अब ये बनाना और ये भी बनाना, इस साइड से बनाना, इस साइड से बनाना। समझ में आई बात की नहीं? क्लियर? हाँ जी बेटा। इसका जो दूसरा वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बोरॉन का, एक बेरिलियम का, एक हाइड्रोजन का और दूसरी हाइड्रोजन का, दोनों के साथ क्या साइमल्टेनियसली क्या बन रहे हैं? बनाना बॉन्ड। इसलिए यहाँ पॉलीमेरिक आ गया। डाइबोरेन में एक ही बनाना बॉन्ड बन सकता तो एक ही साइड जाता था, तो फिर वो क्या बनता था? डायमेरिक रहता था। ये पॉलीमेरिक हो गया। बोलो क्लियर? तो बनाना बॉन्ड समझ में आया भाई? कब बनते हैं? हाइड्रोजन के साथ। अब चलो जी आगे। हाँ जी सर ये ऐसी सिलिका भी ऐसे नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसमें छोटे एलिमेंट चाहिए, ठीक, पास आ करके छोटे एलिमेंट ही ओवरलैप कर सकते हैं, हर चीज का नहीं बनता है। छोटे एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं उसमें बनाना बॉन्ड्स बनते हैं और खाली ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, स्पेशल केसेस है। इसी तरह से लास्ट ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, या जिसको 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। प्लीज मान लो एक मॉलिक्यूल है NO, एक मॉलिक्यूल है NO। अब NO में अगर हम नाइट्रोजन के वैलेंशन में इलेक्ट्रॉन बोले कितना? 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा यार इसके? आप 2 ही बनाएगा, तो ये 2 बॉन्ड बना दिए और बाकी ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is the structure of NO, isn't it?
and there is an unpaired odd electron over here. अगर अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता तो क्या ये चीज स्टेबल होती? स्टेबल होती। इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया गया कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी टेकन इन दिस बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज टेकन एज अ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज टेकन एज अ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. जहां कहीं पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा वहां ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इसमें कोई खास बात नहीं. जैसे मान लो अगर आपके पास ClO2 है, क्या है? ClO2. ठीक. ClO2 में Cl के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक. Obviously there will be a double bond oxygen and there will be a double bond oxygen over here also. Now there is one pair, but one odd electron is there, isn't it? इस odd electron को हम यहां ना मान करके इसके अंदर मान लेते हैं. क्या बना देते हैं? odd electron bond बना देते हैं. ठीक है जी. It is just to explain the momentary stability of the following things. ये एक्चुअली बाद में डायमर भी हो जाता है, तब ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं रहता. जब ये दो चीजें आपस में जुड़ जाएंगी तो ये किसी और के साथ जुड़ जाएगा, तब ये ऑड इलेक्ट्रॉन में नहीं रहेगा. जब तक इसमें किसी भी स्पीशीज में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है, so that will be considered as having odd electron bond. Like one another example, NO2. NO2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 5. 1 2 3 4 5. ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? लेकिन we have an odd electron over here or not? So this will be considered in this bond. So this is not considered here. This is considered like this. So this is 3 electron bond, or it is called as odd electron bond. Just to explain the stability, momentary stability of this molecule. ठीक. अब क्वेश्चन पेपर में आएगा भाई किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. जहां कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक. जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है ही. हम उसको जब ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, मॉलिक्यूल पास आते हैं, तब वो डायमराइज कर जाते हैं, तब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है. जैसे मतलब समझो ये NO2 था, NO2 ऐसे था, इधर ध्यान देना, ये अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन था जिसको मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में माना. ऐसे दूसरा भी था कोई हमारे पास. ठीक है. अभी मैंने इसको ठंडा कर दिया, 0 डिग्री पे ले आया मैं, ये पास पास आ गए, पास पास आए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में. अब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं रहा. अब ये स्पीशीज बन गई N2O4. क्या बन गई? ऐसे इसको जब पास लेके आएंगे क्या बन जाएगा? डायमर. N2O2. ऐसे इसको भी पास ले, इसका डायमर नहीं बन पाता कि उसका लोन पेयर जो होता है रिपेल करता है दूसरे के लोन पेयर. इसमें आपस में बॉन्ड नहीं बनता. क्लियर? समझ में आया? तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कोई पंगा ही नहीं है यार. देखो कितना सिंपल है. अगर हमें ये बताना हो कि कहां पे हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग हम कब बताएंगे? जब हमारे पास कुछ छोटा छोटा एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे छोटे छोटे एटम लगे और जिसके ऊपर लगे उस पर वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, चाहे p हो चाहे d हो, उसमें क्या होगी? बैक बॉन्डिंग. सिंपल. बनाना बॉन्ड कहां? जहां छोटे एटम हाइड्रोजन से जुड़े, जैसे बोरोन या बेरिलियम हाइड्रोजन से जुड़ा, वहां बनाना बॉन्ड. और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां है? वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन. खत्म. So these are special bonded conditions. हाँ जी बेटे बोलो. नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कर दो? चार्ज कैसे ले आओ इसके ऊपर? तो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज थोड़ी है इसके ऊपर. अरे तुम अगर चार्ज ला दोगे, चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए ना भाई. हम जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं ना भाई, तो एक पॉजिटिव लिखते हैं, एक नेगेटिव लिखते हैं, ताकि नेट चार्ज क्या है? 0. चार्ज अपनी मर्जी से थोड़ी ला सकते हैं भाई. ठीक.
तो ऐसा नहीं है, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको उड़ा नहीं सकते अपन लोग, इसको चार्ज की तरह नहीं लिख सकते हम। ठीक, हाँ जी आपने कहा वो सेल ग्रुप में हम कंबाइन कर सकते हैं उसमें सर वो इसमें इसमें ये वैसे डायमर नहीं बनता बेटा, इसमें लूज डायमर बनता है, प्लस 2 में आ जाएगा। ठीक, इस द क्वेश्चन फॉर प्लस 2, अभी के लिए नहीं। सर इसकी शेप तो ये अरे बाद में देखेंगे, इसकी शेप तो एंगुलर बेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे ये जो होता है ना, ये इस तरह से पेयरअप तो करता है ना, तो इट्स अ करेक्टर, हम इसको शो नहीं करते हैं, जस्ट इसकी मोमेंटरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये मोमेंटली एग्जिस्ट क्यों किया होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी होगा। समझ में आई बात? अदरवाइज तो ये पेयरअप करता ही है, अदरवाइज ये सिंगल आइडेंटिटी है, नहीं तो ये ऐसे जुड़ता क्यों? वो ये है कि हम उसको ठंडा करके पास लाके डायमर बता देते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज ओनली अ थ्योरी टू एक्सप्लेन just momentary inconsistibility of a particular odd electron species. Clear? Odd electrons बेटे कभी भी पेयर चीज नहीं होगी तो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। ठीक, सर NO2 में अगर कोऑर्डिनेट की जगह डबल होता है तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बोलो क्लियर? तो ये थी बेटा स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशन। अब बॉन्डिंग में कुछ चीज नहीं बची, एवरीथिंग इज डन। ठीक, वेल एंड गुड, अच्छे से बताई है आपको। थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम आने से पहले, क्योंकि मैं वर्क करवाना शुरू करूंगा। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा अगर आपको एक छोटा सा लेक्चर भेज दूं नहीं आता ग्रुप में वैसे वो इसका नहीं, थर्मो का नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस में बॉयज लॉ चार्ज लॉ, पर मैं तो बॉयज लॉ की लगाने चलो ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया?